हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के इस नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप बाजार में सही डिसीजंस ले सकें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है वो मेरे खास मित्र हैं। उन्हें मैं लगभग 8 या 9 साल से जानता हूं और हमने सीएमडी की पढ़ाई साथ में ही की थी। इन्हें आज इस शो पे बुला के मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अकाउंटेंट के तौर पे की थी, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पे ये आज काफी सक्सेसफुल सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बनाई हुई सिस्टम से अपने पोर्टफोलियो को पिछले 5 साल में 41% CAGR से ग्रो किया है। इनकी बनाई हुई सिस्टम काफी सिंपल है और इससे आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब या प्रोफेशन के साथ भी मैनेज कर सकते हो। तो आज हम इनसे इनकी इस 52 वीक हाई ब्रेकआउट सिस्टम के बारे में जानेंगे। फिलहाल ये द्रव्य नीति कंसल्टिंग के को फाउंडर है और यहाँ सिस्टम्स डिजाइन करते हैं और सीएमटी स्टूडेंट्स को टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाते हैं। मार्केट्स के अलावा इन्हें विपश्यना मेडिटेशन में काफी रुचि है। तो चलिए स्वागत करते हैं सोवित मंजानी जी का। Welcome to the show, Sovit. We are pleased to have you here. हाय अपूर्वा, आई एम ग्लैड टू बी हियर। धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। Thanks a lot for giving us your time और आप हमारे साथ अपनी जो इनसाइट्स शेयर करेंगे। आई एम श्योर उससे हमारे व्यूअर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा और मैंने आपकी ये सिस्टम पहले भी देखी है और आज इस शो को शुरू करने से पहले भी आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये सिस्टम काफी सिंपल है, काफी प्रॉफिटेबल तो है ही और एक किसी भी कॉमन इंसान के लिए जो एक पार्ट टाइम ट्रेडर हो या फुल टाइम अगर प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में है, तो भी वो ये कर सकता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू। श्योर। इसके पहले कि हम आपसे अपनी सिस्टम के बारे में बात करें, मैं आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपने 1995 में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद दुबई चले गए थे, अकाउंटेंट की जॉब आपको वहां मिली और कुछ अपने पारिवारिक रीजंस की वजह से आपको वापस लौटना पड़ा और उसके बाद से आप ट्रेडिंग कर रहे थे। तो व्हाट इज योर जर्नी बीन आफ्टर यू हैव डन योर बीकॉम एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो मैं बीकॉम कर रहा था, उसके साथ साथ भी मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था स्टॉक मार्केट में ही। एक कंपनी थी सबर्बन इन्वेस्टर्स क्लब, जहाँ पे हम लोग ऑड लॉट्स खरीद करके उनका लॉट बना करके बेचते थे। वो टाइम में लॉट साइजेस जो होते हैं वो 100 के लॉट्स होते थे या 10 के लॉट्स होते थे। तो अगर 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 49 शेयर जैसे किसी के पास है तो वो बेच नहीं सकते थे मार्केट में। तो हम लोग का काम ये होता था कि हम उनको एक साथ 50 का लॉट या 100 का लॉट जो भी होता था उस स्टॉक का, वो बना करके फिर उसको मार्केट में बेचे। तो हम लोग को जो बाय करते थे वो सब थोड़ा सस्ते में मिलता था क्योंकि ऑड लॉट होता था और मार्केट में बेचते थे, नॉर्मल रेट पे बेचते थे। तो उस वो हमारा प्रॉफिट होता था कंपनी का। ठीक है। और ऐसे हम लोग का बेसिकली एक क्लब था ये इन्वेस्टर्स का, जो इधर मुंबई में खारजिम खाना करके एक क्लब है, उसके 100-50 मेंबर्स हुआ करते थे। वो लोग ने मिलकर के स्टार्ट किया था। तो वो मेरा पहला जॉब था। फिर वहाँ पे जो मेरा पहला सैलरी हुआ, मतलब जो भी 5-6 महीने का सैलरी हुआ, तो मैं पहले पहले वो थोड़ा बहुत आईपीओ में डाला। वो नहीं लगा। एचडीएफसी बैंक का आईपीओ आया था वो टाइम में, तो वो नहीं लगा। तो मैंने फिर मार्केट से लिया। तो आईपीओ 40 रुपये में आया था और 25 रुपये में मैंने मार्केट से ख़रीदा था। तो वो गिरा था आईपीओ आने के बाद। स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर गया था, फिर गिरा। तो मैंने 25 रुपये में बाई किया था और फिर कुछ समय के बाद वो, मतलब 6 महीना या 3 महीने के बाद वो करीब 50 रुपये हुआ। तो मैंने एग्ज़िट कर दिया और मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, मैंने पैसा डबल कर दिया 3-6 महीने में। मगर और वो टाइम में क्वांटिटी भी काफ़ी थी, मतलब 100-200 शेयर एचडीएफसी बैंक के 25 रुपये में। आप समझो कि आज उसका वैल्यू क्या होता था। ये तो बस ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस था जो समझ में आया कि होल्ड करना बहुत ज़रूरी है अगर बड़ा पैसा बनाना है तो। श्योर। तो आपने 1995 से लेकर के 2008 तक इन एंड आउट मार्केट में करते रहे। पूरा फुल टाइम तो आप नहीं दे पा रहे थे, लेकिन 2008 के बाद से आपने काफी
डीप इंटरेस्ट लेकर के मार्केट्स में आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 2008 से 2015 का जो फेज था वो एक लर्निंग फेज ही था आपके लिए। हाँ। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन दैट फेज? तो 2008 से लेकर के 2015 में मैंने सीएमटी किया, मगर उससे पहले मैं 2008 में एंटर किया और एक करीब-करीब 2007 के एंड में नवंबर में एंट्री किया था। तो पहले मैं थोड़ा लक साथ दिया, नवंबर दिसंबर में अच्छा थोड़ा पैसा थोड़ा बनाया, तो ऐसा लगा कि कुछ आता है हमें, ठीक है। फिर जब 2008 का क्रैश आया तो पता चला कि हमें कुछ नहीं आता है। और हम किसी के बोलने पे बाय कर लेते थे, कोई मैगज़ीन में कुछ आर्टिकल आ गया उसको देख कर के बाय कर लेते थे। थोड़ा अकाउंट्स आता था तो थोड़ा फंडामेंटल भी देख लेते थे। उसके बेस पे कुछ भी बाय कर लेते थे और कुछ भी सेल कर लेते थे, मतलब उसको से बट अच्छी बात ये रही मेरी वो पीरियड में कि मैंने मोस्टली काम जो है कैश मार्केट में ही किया। मैंने फ्यूचर्स और ऑप्शंस में वो टाइम में नहीं गया। अगर वो टाइम में ज़्यादा तो शायद ज़्यादा नुकसान करता था। बट क्योंकि अपने ही पैसे से कर रहा था, किसी का लोन का पैसा नहीं था, तो नुकसान किया करीब-करीब मैंने मतलब 60-70-80% का लॉस किया था वो पीरियड में। ओके। फिर बाद में फिर सीएमटी किया, क्योंकि वो फिर मेरे को इच्छा हुई कि भाई अब ये जानना है कि पैसे कैसे बनाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो वो फिर थोड़ा बहुत सोचा कि टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा कोर्स किया बीएससी में। मगर वो समझ में आ गया कि वो 2 दिन के कोर्स से कुछ होना नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि जो भी अगर करना है तो सबसे अच्छा जो है मार्केट में वही करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे अच्छा वो टाइम में सीएमटी का कोर्स था। तो मैंने उसका इंक्वायरी की, फिर उसका क्लासेस जॉइन किया और उसका पढ़ाई चालू की। फिर हम मिले आपस में 2013 में करीब-करीब हम आपसे मिले। श्योर। तो जो हमारे व्यूअर्स को सीएमटी के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि सीएमटी चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस में एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए सीएमटी इज अ कोर्स विच इज मस्ट हैव। तो ये सोवित ने और मैंने, हम दोनों ने ये लगभग 2013 के करीब सीएमटी का ये कोर्स किया था, इसकी एग्जाम दी थी और दोनों साथ में ही क्लियर हुए थे। तो दैट्स हाउ लॉन्ग आई हैव बीन नोइंग सोवित। और वहां से लेके अब तक हम इनफैक्ट वी आर आल्सो फैमिली फ्रेंड्स नाउ। तो मैं सोवित को पर्सनली भी काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, और जो ये काम कर रहे हैं बाजार में उनसे काफी प्रभावित हूँ। उन्होंने सोवित ने अकाउंट्स की जॉब थी और वो जॉब को छोड़ करके टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग, और वहां से फिर सिस्टम्स ट्रेडिंग, सिस्टम डेवलप करना, उन्हें डिप्लॉय करना, वो पूरी एक जर्नी हासिल की है। और वो शायद ऐसे एज पे शायद किया है जहाँ पे कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सोवित फॉर doing what you have did. And why don't you share some of your experience about that, the phase from 2015 when you left your job and till date where you are a founder of a company which develops systems? सो 2013 में जैसे सीएमटी ख़त्म किया तो हमें लगा कि भाई अब तो ट्रेडिंग करना आ गया है। मगर फिर भी मैंने अकाउंट्स का अपना जॉब कंटिन्यू रखा, क्योंकि अभी भी मैं ट्रेडिंग में पैसा बना रहा था, मगर जैसे कि है कि कैश मार्केट में बना पा रहा था, मगर फ्यूचर्स में मैंने ट्राई किया तो नहीं बना, ऑप्शंस में मैंने ट्राई किया तो लॉस हुआ। तो वो बैठ नहीं रहा था और मेरे को चाहिए था कि मेरे को फ्यूचर्स में भी थोड़ा आए, क्योंकि कभी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो हम फ्यूचर्स में अगर करते हैं तो हम कभी अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट करके ही पैसा बनाता है। अगर हमको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो हमको लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड खेलना आना चाहिए। तो वो ट्राई कर रहा था मगर बन नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि अभी ये अकाउंट जॉब को मेरे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम उस पे जा रहा था। तो मुझे लगा कि अगर ज़्यादा टाइम दूंगा तो शायद मैं कर सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा था। तो 2015 में मैंने डिसाइड किया कि अभी जॉब छोड़ करके मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि सक्सेस नहीं था वो टाइम तक। और जब मैंने छोड़ा जॉब तो उसके बाद भी 1 साल तक करीब करीब कुछ सक्सेस नहीं हुआ। पैसा जा नहीं रहा था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा समझ में आ गया था। तो छोटे छोटे लॉस होते थे, बड़े लॉस नहीं होते थे, मगर प्रॉफिट भी छोटे छोटे होते थे, बड़े प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। तो पैसा बन नहीं रहा था और घर का खर्चा तो चालू ही था। तो फिर करीब सितंबर 2015 में मैंने एक डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस वजह से कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर मेरा एक दोस्त बने विवेक गडोडिया,
उन्होंने मुझे सलाह किया कि आप एमी ब्रोकर का थोड़ा एक कोर्स रहता है वो कर लो थोड़ा, तो शायद उससे आपको समझ में आए कुछ। मैं बोला ये तो हो नहीं रहा है, तो चलो यही करके देखते हैं। तो उसका एक कोर्स किया मैंने बेंगलोर में जा कर के, मिस्टर राजेंद्रन करके हैं बेंगलोर में, उनसे मैंने सीखा। 2 दिन का ही कोर्स था, बट उसके साथ फिर आगे पीछे उसका फिर काफ़ी प्रैक्टिस भी करना पड़ा। तो वो मेरे को समझ में आने लगा। तो मैंने एक एक दृढ़ निश्चय किया कि भाई अब जब तक मेरा सिस्टम नहीं बनता मैं एक भी ट्रेड लूँगा नहीं। भले मेरा खर्चा चालू है, सब कुछ है, बट जब तक मेरा सिस्टम नहीं बनता है मैं एक भी ट्रेड नहीं लूँगा, ताकि मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करूँ सिस्टम बनाने की तरफ। क्योंकि अगर हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो हमारा मन विचलित होता है या हम नहीं कर पाते दोनों चीज़ें। क्योंकि सुबह 9 से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम भी चाहिए होता है, फिर सिस्टम डिज़ाइनिंग कोडिंग को क्या कंसंट्रेशन चाहिए होता है, ज़रा लंबा टाइम देना पड़ता है। तो वो हो नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि हम एक भी ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि सिस्टम नहीं बन जाता है। फिर उसको 6 महीना लगा, सिस्टम बनते बनते 2016 हो गया। फिर डिप्लॉय करते करते उसको टेस्ट करते करते 2017 में मैंने चालू किया सिस्टम ट्रेडिंग, सब करते करते। और वहां से इट इज बीन अ डिसेंट एंड अ प्रॉफिटेबल जर्नी। हाँ, लकीली वो 2017 का अच्छा रैली था। मेरा लक अच्छा था कि उसमें पैसा अच्छा बन गया। कि खराब भी हो सकता था, वो लक था, आई वुड से। श्योर श्योर। तो चलिए अब हम आपने जो सिस्टम बनाई है और जो आप हमारे साथ आज शेयर करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आपने हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, हाँ तो जी। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद द प्रेजेंटेशन। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम हमने रखा है दृष्टा। दृष्टा का मीनिंग मैं आखिर में समझाऊंगा आप लोगों को, खैर कई लोगों को मालूम भी होगा, ठीक है। और ये एक ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच है। ट्रेंड फॉलोइंग मतलब कि हम जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम काम करेंगे, हम उसके अगेंस्ट पे काम नहीं करेंगे। तो हम एक डिस्क्लेमर देंगे यहाँ पे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो है एल्गोरिदम में, वो उसमें मार्केट रिस्क रहता है, टेक्नोलॉजी रिस्क रहता है, ड्रॉडाउन्स हो सकते हैं। तो आप देख करके करें, इसमें कोई गारंटी नहीं है परफॉर्मेंस की। जो पहले का परफॉर्मेंस है और अभी का परफॉर्मेंस है, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो सेम रहेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और ये जितना भी हम बता रहे हैं ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है, ये लर्निंग्स के हिसाब से है। इसमें कुछ किसी तरह का कोई हमारे तरफ से गारंटी नहीं है या हमारा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्टॉक्स की हम बात करेंगे उसमें हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। अगर इसमें आप कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं आपके हिसाब से, तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, उसमें हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक चीज मैं हर बार कहता हूँ कि टेक दिस होल थिंग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। आप इसे ऐसा मत समझिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है और आप इसी को फॉलो कर लीजिए। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू कैन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन फ्रॉम दिस। जी हाँ, बिल्कुल। सो मार्केट में कई तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे पेयर ट्रेडिंग हो सकता है या ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी हो सकता है, बहुत सारी तरह की स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। मगर यहाँ पे हम 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे जो एक दूसरे के कॉन्ट्रा होते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। एक ट्रेंड फॉलोइंग होता है, दूसरा मीन रिवर्जन होता है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो ऊपर जाते ही जाता है, उस पे हम सिर्फ, अगर ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे, अगर वो नीचे जा रहा है तो वो नीचे जाता ही जाता है, ये हमारा अजम्पशन है, और हम उस पर सेलिंग करेंगे। इसको करने के 2 मेजर तरीके होते हैं, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, एक रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब कि समझो कि आपका 20 डे हाई के ऊपर अगर स्टॉक चले गया, प्राइस चले गया, तो हम बाय कर लेंगे, या 20 डे हाई हो या 40 डे हाई हो या 80 डे हाई हो, जो भी हो, ठीक है। किसी तरह का कोई कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। और रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है वो थोड़ा कभी करेक्ट करेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में स्टॉक ऊपर जाता नहीं है, या कोई भी सिक्योरिटी है वो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती रही है, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो हम पहले देखते हैं कि ये ऊपर गया तो उसके बाद जब करेक्शन आएगा, थोड़ा सा समझो कि 5, 10, 15% का करेक्शन आया, तो हम वो करेक्शन में बाय करने का ट्राई करते हैं। फिर वो ऊपर जाता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या जितना जाता उतना हम जाने देंगे, उसको डिपेंड करता है हमको टारगेट रखना है या नहीं रखना है, या हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, वो हम आगे जा कर के जैसे जैसे देखेंगे वैसे बात करेंगे। और दूसरे तरीके का स्ट्रैटेजी होता है जो मीन रिवर्जन बोलते हैं, जिसको, जो मीन मतलब कि आपका जो मध्य का जो एवरेज होता है। तो स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर वो अपने
एवरेज के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एवरेज के पास आएगा। तो इस टाइप की ट्रेडिंग को क्या मीन रिवर्जन बोलते हैं, क्योंकि वो जब वो प्राइस अपने एवरेज के पास में आएगा तब हम उसमें बाय करेंगे, और ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, फिर उसके एवरेज के नीचे जाएगा तो हम बाय करेंगे, फिर एवरेज के ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे। तो वैसा वैसा ट्रेडिंग होता है इसमें। जैसे यहाँ पे दिखाया कि ये ऊपर गया स्टॉक तो हमने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, और जब ये नीचे गया तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इस ट्रेडिंग के लिए जनरली इंडिकेटर्स अच्छे रहते हैं, जैसे कि स्टॉकेस्टिक्स है, आरएसआई है, और भी तरह के विलियम्स आर है। तो वो इंडिकेटर्स के बेस पे मीन रिवर्जन की ट्रेडिंग होती है। और इस मीन रिवर्जन प्राइस एक्शन के हिसाब से भी होता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख कर के भी लोग बाय और सेल करते हैं। तो जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो ट्रेडिंग होती है उसको भी एक तरीके से मीन रिवर्जन बोल सकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग, जैसे मैंने बोला कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब आप ये बीच की जो लाइन देख रहे हैं ये मूविंग एवरेज है उसका, ठीक है। तो ये जब ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, वो करेक्शन करता है। तो अगर अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम जैसे इसके ये कंसोलिडेशन हुआ 2-4 कैंडल का, तो ये कैंडल पे हम बाय करेंगे, ये हुआ आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ये नीचे आया तो ये रिट्रेसमेंट है। तो ये रिट्रेसमेंट में हम किधर बाय करने का ट्राई करेंगे ताकि हमको नेक्स्ट मूव मिले। ये हमारा नेक्स्ट मूव है तो हम ये मूव को खाने का ट्राई करेंगे। या जब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट है तो ये यहाँ पे हम बाय करने का ट्राई करेंगे ताकि हमको ये मूव मिले। तो ये इस टाइप से रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग होती है, या ट्रेंड फॉलोइंग भी, रिट्रेसमेंट भी एक ट्रेंड फॉलोइंग तरह की ट्रेडिंग है। अभी हम एक मीन रिवर्जन का एग्जांपल देखते हैं। अभी ये वापस से वही से मूविंग एवरेज है, मगर ये स्टॉक जो है वो साइडवेज है। तो आप देखेंगे कि जब ये स्टॉक अपने एवरेज के बहुत नीचे चले जाता है तो वो वापस अपने मीन के पास आता है। ये वापस से अब मीन के बहुत दूर चले गया तो वापस से अपने मीन के पास आएगा, एवरेज के पास आएगा, वापस से दूर गया, वापस से अपने एवरेज के पास आएगा, वापस से दूर गया ऊपर के साइड में, यहाँ हम सेल करने का ट्राई करेंगे, यहाँ हम बाय करने का ट्राई करेंगे, यहाँ हम बाय करने का ट्राई करेंगे, यहाँ हम सेल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत दूर चले गया अपने एवरेज से, ठीक है। और यहाँ पे हम सेल करेंगे, यहाँ पे हम बाय करेंगे। इस तरीके का ट्रेडिंग जो होता है उसको मीन रिवर्जन ट्रेडिंग बोलते हैं। अभी हम अपने सिस्टम के पास आते हैं। इसका नाम हमने दृष्टा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग पहले कोई भी जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या उसका पर्पस क्या है, हम क्यों बना रहे हैं वो, ठीक है। एक गोल होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो और उसका कोई मकसद ही नहीं है तो आप भटक जाओगे। तो एक मकसद लेकर के हम स्ट्रैटेजी जब स्टार्ट करते हैं बनाना, और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो हम उसको स्ट्रैटेजी को चेंज करना बंद कर देंगे। हम उसमें और एडिशन, रूल्स का एडिशन नहीं करेंगे या और कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, नहीं तो हम बदलाव चेंज ही करते रहेंगे और अल्टीमेटली हाथ में कुछ आएगा नहीं। तो ये जो सिस्टम है वो पर्पस ये है कि अपने बेंचमार्क जो कि यहाँ पे CNX 500 है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो थोड़े बहुत लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो CNX 500 का जो 500 स्टॉक्स का रेंज है वही उसी स्टॉक्स के बीच में ट्रेडिंग करेंगे। तो CNX 500 हमारा बेंचमार्क रहेगा इस स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। तो उसका जो रिटर्न है करीब 15% या 18% के आसपास रिटर्न होएगा उसका लॉन्ग टर्म में। तो हमको उसको बीट करना है। हमारा पर्पस वो है कि हम उससे बेटर रिटर्न करें। नहीं तो अच्छा है कि हम CNX 500 में ही डाल दें, उसका ETF वगैरह मिल जाएगा या उसके म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे तो हम उसमें ही डाल सकते हैं। फिर हम अपना टाइम क्यों लगाएंगे इसमें, तो हम उससे बेटर रिटर्न कर सकते हैं। तो ही हमारा मकसद बनता है वो स्ट्रैटेजी बनाने का। और दूसरा मकसद ये भी है कि हमारा रिस्क कम होए। हमारा बेंचमार्क जो है, जैसे हमारे यहाँ पे CNX 500 है, तो उससे हमारा रिस्क कम होना चाहिए, ठीक है। अगर CNX 500 जो है वो 50% गिरता तो हमारा पोर्टफोलियो जो 25% गिरे तो मतलब बनता है, नहीं तो हमारा वो फ़ायदा नहीं है स्ट्रैटेजी बनाने का या उसमें पैसा लगाने का। फिर वो हमारे पास देखो, हम लोग सब काम करते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का प्रोफेशन है, बिजनेस कर रहा है, तो हमारे पास अपना एक सोर्स ऑफ इनकम है। मगर ये सोर्स ऑफ इनकम जो पैसा है ये खुद कुछ कमाना चाहिए। हम तो काम कर ही रहे हैं मगर ये पैसा भी काम करे हमारे लिए तो मतलब है,
नहीं तो फिक्स डिपॉजिट में आज की तारीख में देखोगे तो आप 6% से ज़्यादा किधर भी नहीं मिलता है। तो ये हमारा पैसा काम करना चाहिए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप डालोगे तो आपको मुश्किल से आपका इन्फ्लेशन जितना होता है, जितना महंगाई होती है, उतना ही आप रिटर्न आएगा, आप पैसा ग्रो नहीं करोगे उसमें। तो हमारा जो आइडल कैश है उसको हम इस स्ट्रैटेजी में लगाएं ताकि हमारा प्रॉफिट होए। और ये जो है हमारा डेली प्रोफेशन जॉब जो भी हम कर रहे हैं वो हम करते रहे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम, क्योंकि हमारे वहाँ पे अच्छी इनकम ऑलरेडी हो रही है। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो अपना काम कर सकते हैं। ये इस स्ट्रैटेजी में कि आपको ये हफ्ते में एक ही बार देखना है और कुछ भी नहीं करना है, पूरा आप हफ्ता आप कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ या तो फ्राइडे को देख लो आप, या तो मंडे मॉर्निंग को देख लो आप, या तो मतलब कि आप सैटरडे संडे को बैठ करके इत्मीनान से आप इस सिस्टम को चेक कर सकते हो। बाकी आपको पूरे हफ्ते कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जब छुट्टी होती है तभी आप काम करो। वो भी आपको आधा घंटा लगेगा, अगर आप मैनुअली भी करते हो इस सिस्टम को तो आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा इसका सब चेक करने के लिए, और कौन से ट्रेड लेने हैं, कौन से स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, वो सब आपको आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। और ये कोई भी लेमैन कर सकता है, उसके लिए कोई बहुत बड़े टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप 4 स्क्रीन लगा करके बैठना नहीं है, आपको वो सब की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल फ्री जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जैसे ट्रेडिंग व्यू है या कोई भी है, वो आप उसमें भी कर सकते हो। आपका सैमको का भी सॉफ्टवेयर होता है, आप उससे भी कर सकते हो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हर सॉफ्टवेयर देता है। और इसमें रूल्स जो हैं वो बहुत कम हैं। ओके, एंट्री के रूल्स बहुत कम है, एग्जिट के रूल्स बहुत कम है, तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर ज़्यादा रूल्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें आपको रूल्स का बहुत कम है, तो आपको वो भी चांस कम है। और क्या होता है जब ज़्यादा रूल्स होते हैं तो उसमें एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप थोड़ा सा भी रूल कोई चेंज कर दोगे तो आपके रिटर्न का फ़र्क बहुत हो जाएगा, या आपका जो रिस्क है वो बहुत बढ़ सकता है अगर छोटा मोटा भी चेंज कर दिया तो इसमें आप छोटा मोटा चेंज करोगे तो कोई मेजर फ़र्क नहीं आने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है जिसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ रुइन। तो ये स्ट्रैटेजी का रिस्क ऑफ रुइन 0 है, मतलब कि आपका पैसा कभी भी ज़ीरो नहीं होएगा। आपने अगर लाख रुपए लगाया तो लाख रुपए ज़ीरो नहीं होएगा। ये लाख रुपए आपका समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 हो जाएगा, या उससे या 60,000 हो जाएगा, मगर उससे नीचे नहीं जाएगा। तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा लॉस बड़ा हो जाता है, जब हम 70, 80, 90% लूज़ कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो का, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमने 50 अगर हमने समझो 10 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट किया और हमने 5 लाख का लॉस कर दिया, 50% का हमने लूज़ कर दिया, तो आप समझो आपको रिकवर वापस 10 लाख करने के लिए आपको 5 लाख का प्रॉफिट करना है। तो 5 लाख पे 5 लाख का प्रॉफिट करना मतलब आपको 100% रिटर्न बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जहाँ आपका लॉस छोटा होएगा तो आप रिकवर अच्छी तरह से कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, और आपको इतना टेंशन भी नहीं होएगा। तो अभी हम इस स्ट्रैटेजी के रूल्स पे आते हैं, ठीक है। तो पहला रूल जो होता है वो ये है कि जब कोई स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटी है वो 52 वीक लो बनाता है, तो उससे वो कितना ऊपर उठा है वो हमको देखना है। अगर कोई भी स्टॉक है वो 10-20% तो ऐसे ही उठ सकता है, उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से उठ सकता है, या कोई मार्केट का नॉइज़ है, कोई मैनिपुलेशन करता है, तो वो आराम से 10-20-30% तो उन सब रीजंस की वजह से उठ सकता है। मगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टॉक है वो कम से कम अपने 52 वीक लो से 130% ऊपर होना चाहिए। हम जो भी 52 लो का समझो 100 रुपये का अगर 52 वीक लो है तो हम 230 पे हम बाय करेंगे। जब वो स्टॉक 100 से 230 पे चले जाएगा तब हम बाय करेंगे। अभी कोई बोलेगा ये ऑलरेडी 130 का चल चुका तो आप अभी क्यों एंटर कर रहे हो? हम इसलिए एंटर लेट कर रहे हैं क्योंकि हमको जो कचरा है वो नहीं आए, हमको जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसमें कुछ ना कुछ बाइंग हो रही है। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से 260 230 गया है तो कोई तो उसको बाय कर रहा है, ऐसे तो जा नहीं सकता स्टॉक ऊपर, क्योंकि आप परचेज होएगा तो ही वो ऊपर जा सकता है। कोई ना कोई बाइंग करेगा तो ही वो स्टॉक 150% चलेगा, 130% चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं। तो हमको तो सिर्फ उस गाड़ी में बैठना है जो ऑलरेडी चालू है, हमको चलती हुई गाड़ी में बैठना है, हमको रुकी हुई गाड़ी में नहीं बैठना है, क्योंकि वो रुकी हुई गाड़ी नीचे की तरफ भी जा सकती है या रुकी रह सकती है, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको चलती हुई गाड़ी में बैठना है। और
इसका लिए सिंपल रहे कि आपने को 52 वीक लो देखना है और उस 52 वीक्स लो से 130 टका ऊपर जाना चाहिए। ये आपका रोज़ रोज़ तो चेंज नहीं होने वाला 52 वीक, तो ये आपको आराम से ये फिगर मिल जाएगा। कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आपको ये 52 वीक से 130 टका का आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। मैनुअली भी आप कर सकते हो, आप अपने गूगल स्प्रेडशीट में, गूगल फाइनेंस में आप डाल सकते हो, और या आपके एक्सेल में भी आप उसका सिर्फ 52 वीक लो डाल दो और एक फॉर्मूला डाल दो 130 टका, उससे जब भी ऊपर जाएगा तो उसका वैल्यू बता दे आपको। तो ये आराम से आप एक्सेल में भी कर सकते हो। सिर्फ आपको 52 वीक सारे स्टॉक्स का डालना होएगा। जो टॉप 500 स्टॉक्स है CNX में, उसका सिर्फ 52 वीक आपको एक्सेल में भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो सुमित, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 130% स्पेसिफिकली रखने का कोई लॉजिक या कुछ रीजन है? हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि एक 10, 20, 30 टका तो कोई भी स्टॉक चल सकता है। ये 130 टका जो है वो न तो बहुत ज़्यादा है न ही बहुत कम है। आप 100 टका भी लोगे ना तो भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। आप 100 टका भी ले सकते हो, आप 150 टका भी ले सकते हो, ठीक है। बट ये हमने थोड़ा बीच का रखा है ताकि हम बहुत लेट भी इंटर नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी भी इंटर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा एक बीच का लिया है हमने, ओके। उसके हिसाब से, ठीक है। 150 में भी आपको रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, 100 में भी रिटर्न आपका बहुत अच्छा आएगा, ओके, ठीक है। वो हमने सब बैक टेस्ट करके देखा है, फिर ही हमने ये फिगर लिया है, ओके। तो ये एक एग्जांपल है, स्टॉक का नाम है अदानी ग्रीन। ये अक्टूबर 2019 में 80 रुपये के आसपास था, ओके। और यहाँ पे हमारा बाय आया जब ये जो है अपने 52 वीक लो से 130 टका ऊपर चले गया। इसका पहले 52 वीक लो कुछ 40 रुपये के आसपास होएगा। हाँ, ये 35.6 का 52 वीक लो है इसका, उससे 130 टका ये ऊपर गया तो 79.45 में अपना बाय सिग्नल आया। और हमारा बाद में सेल सिग्नल आया 150 से। सेल का हम बाद में बात करेंगे कि हमने क्या बेसिस पे हमने एग्जिट किया, तो हम बाद में बात करेंगे। मगर ये समझने के लिए है कि यहाँ पे 130 टका ऊपर जब जाता है तो आप समझिए कि कोई भी स्टॉक जो है, अगर आप कोई भी स्टॉक अगर आपको देखना है ना, उसका आप 10 साल का 20 साल का चार्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप छोटा छोटा चार्ट मत देखिए, आप 6 महीने का 1 साल का चार्ट मत देखिए, आप उसको 10 साल का 20 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको समझेगा कि स्टॉक चलते कैसे हैं। स्टॉक जो है जब चलते हैं तो वो चलते ही रहते हैं, उनका नेचर ही वैसा है। तो उस चलने में हमको पैसा बनाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रूल है वो ये है कि वो 52 वीक हाई के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो 52 वीक से तो लो से तो वो 130 का ऊपर होना चाहिए, मगर वो 52 वीक हाई के भी आसपास होना चाहिए, मतलब कि 10 टका के रेंज में होना चाहिए। ये जब कोई स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास होता है तो आप समझो कि वहाँ पे कोई सेलर नहीं है, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट में, जिसने भी उसको लास्ट 1 साल में बाई किया है वो सब लोग प्रॉफिट में है, तो वो बेचेगा क्यों? हमको डर तब लगता है जब हम लॉस में होते हैं, जब हमको कोई झापर मारेगा तब हमको दर्द होएगा ना। मगर हम जब अच्छे मूड में बैठे हैं तो वो हम अच्छे मूड में बैठेंगे। जो स्टॉक चलता है वो चलते ही रहता है। तो जो 52 वीक हाई के आसपास है उसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वो गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है या 150 की स्पीड पे चल रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर है ही नहीं आगे, क्योंकि आगे कोई प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए मैदान पूरा खाली है। तो वो जो चलेगा, वो सबसे अच्छा और सबसे फास्ट चलेगा वो ड्यूरेशन में। अगर उसको आगे स्पीड ब्रेकर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा। कहाँ रुकेगा अपने को नहीं पता, पर कहीं ना कहीं रुकेगा। मगर जब एक बार 52 वीक हाईस के ऊपर चले गया तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ये 52 वीक की जगह ऑल टाइम हाई है तो और भी अच्छा है। जनरली ऐसे स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर ऑल टाइम हाई के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 52 वीक हाई के ऊपर अगर 10 टके की रेंज में है 52 वीक हाई से, तो आप बाय कर लो इसको। मतलब ये 2 रूल फुलफिल होने चाहिए तो आपको बाय करना है, ठीक है। अभी यही सेम अदानी ग्रीन का स्टॉक ही है। अभी इसका 52 वीक हाई जो है ये ग्रीन लाइन है, तो और ये उसका 10 टके का रेंज है। जो रेड लाइन है वो उसके 10 टके का रेंज है। तो वही अपना बाय सिग्नल आया 79.45 में। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हुई,
जब वो 52 वीक हाई के भी आसपास आ गया, 10% की रेंज में आ गया और वो 52 वीक लो से 130% भी बढ़ गया, तब हमारा बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट होएगा। ठीक है, ये इस बात पे जस्सी लिवरमोर जो एक बहुत बड़े ट्रेडर हुआ करते थे 1900 में से लेकर के 1940 तक में, वो यूएस मार्केट के सबसे बड़े ट्रेडर माने जाते थे। उनका ये कोट है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऑलवेज फॉलो द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, फॉलो द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो जो भी अच्छे ट्रेडर होते हैं वो देखते हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम है। अगर नीचे ज़्यादा कम है रेजिस्टेंस तो वो शॉर्ट करेंगे, अगर ऊपर कम रेजिस्टेंस है तो वो बाय करेंगे, और वो ट्रेंड के साथ ही रहेंगे, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जो फ्लो है पानी का बहाव के, हमको अगेंस्ट नहीं जाना है, हमको पानी के बहाव के साथ जाना है, तो हमारे लिए स्विमिंग करना ईजी होएगा। अभी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विडिटी। अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी में, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अभी सब स्टॉक्स पे हम काम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो लिक्विड होना चाहिए स्टॉक। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, जो प्राइस होता है और उसका वॉल्यूम होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको वैल्यू मिल जाती है कि एक दिन में वो कितने शेयर, कितने लाख का ट्रेडिंग हुआ, कितने करोड़ का ट्रेडिंग हुआ, वॉट एवर। और हम इसका एक 26 वीक मूविंग एवरेज बनाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, उसका एक मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और इसकी कंडीशन ये है कि हम सारे स्टॉक्स को रैंक करेंगे, जिसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होएगी वो एक नंबर पे आएगा, जिसकी लिक्विडिटी उससे एक नंबर कम होएगी वो 2 नंबर पे आएगा। वैसे करके हम 500 स्टॉक को लेंगे और हम इन 500 स्टॉक में ही ट्रेडिंग करेंगे, हम उसे 501 बार स्टॉक को नहीं हाथ लगाएंगे। टॉप 500 ट्रेड स्टॉक्स जो है, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, वो टाइम में अपने 6 महीने के 56 वीक जो होता है वो 6 महीना होता है, तो 6 महीने के एवरेज के हिसाब से जो 500 स्टॉक सबसे ज़्यादा लिक्विड है, हमको सिर्फ उसमें ट्रेडिंग करना है। वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कोड वगैरह करना, तो आप सिंपल रख सकते हो कि आप CNX 500 के यूनिवर्स पे ही ट्रेड करो। ठीक है, आप उसके बाहर मत जाओ। तो ये एक सब्स्टिट्यूट आपको मिल रहा है कि आप वो कर सकते हो। मैंने बैक टेस्टिंग के लिए ये तरीका निकाला है, क्योंकि क्या होता है ना, जब अपना CNX 500 का इंडेक्स हमेशा चेंज होता है, तो हर 6 महीना 1 साल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होते रहते हैं। तो अब 1 साल पहले क्या था वो और अभी क्या है वो अलग होगा, 6 साल पहले क्या था और अभी क्या होगा वो अलग होगा, तो वो हम ट्रैक करना बहुत मुश्किल है अगर हम बैक टेस्ट करें। मगर हम लाइव ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि भाई CNX 500 की यूनिवर्स पे ही हमको ट्रेड करना है, उसके बाहर हमको जाना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल है कि आप रिटेल ट्रेडर्स हैं अगर, तो आप इसी दायरे में आए कि हमको CNX 500 के अंदर जो स्टॉक्स है उनमें ही ट्रेड करना है। ठीक है, अभी एंट्री का तो समझ लिया। ठीक है, एंट्री में तो समझ लिया, बट सिर्फ एंट्री से बात नहीं बनती, क्योंकि जो अभिमन्यु था उसको चक्रव्यूह में एंटर करना तो आता था मगर एग्जिट करना नहीं आता था, तो उसका नतीजा क्या हुआ, मारा गया। वैसे ही है ट्रेडिंग में भी। हाँ, ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है कि सिर्फ आपको एंट्री बता दिया, अगर एग्जिट नहीं बताया तो वो अधूरा काम होगा, आप मारे जाएंगे। तो हम एग्जिट सिंपल रखे है कि 10 वीक का, मतलब कि 2.5 मंथ्स हो गया, या आप 50 दिन का मूविंग एवरेज जो भी बोलो, हम 10 वीक का मूविंग एवरेज लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं, और इसका स्लोप होता है। ठीक है, जो जब भी मूविंग एवरेज होता है तो उसका स्लोप जो होता है वो जब ऊपर उठ रहा है तो वो राइजिंग है, जब वो नीचे आ रहा है तो वो फॉलिंग है। तो जब वो नीचे आने लगता है स्लोप, तभी हमको एग्जिट कर देना है। अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा है तो आपका दूसरा एक सब्स्टिट्यूट है कि आप सिंपल मूविंग एवरेज ले, और अगर प्राइस 10 वीक के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चले जाए तो आप एग्जिट कर दें। वो एक इसका सब्स्टिट्यूट है, वो भी सेम रिटर्न देगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होएगा। 10 वीक के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आप एग्जिट कर दीजिए, सिंपल है। अगर या तो आप 10 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लीजिए और उसका स्लोप अगर नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 10 वीक का सिंपल मूविंग एवरेज भी उसका सब्स्टिट्यूट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
सो बेसिकली स्लोप लेने का फायदा ये है कि आपको स्लोप अगर आप देखोगे तो आपको जर्ली एग्जिट मिल जाएगी। हाँ, स्लोप में थोड़ा रिटर्न बेटर आता है और रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, मगर कोई अगर नहीं कैलकुलेट कर सकता है तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2% का ही फ़र्क होता है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, तो आप उसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रिटेल इन्वेस्टर है, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो तो आप सिंपल मूविंग एवरेज का, मगर उसमें आपको सिंपल मूविंग लेना है, वहाँ पे आप एक्सपोजर मत लेना। आप सिंपल मूविंग एवरेज 10 वीक कर लो और उसके नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देता है, वीकली क्लोज, हाँ वीकली क्लोज उसके नीचे होना चाहिए तो आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इतना सिंपल सा एग्जिट है। मगर एक चीज़ इसमें याद रखना है कि क्योंकि हम एग्जिट जब वो 52 अगर वो 10 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे है तो एक एडिशनल कंडीशन ये हो जाती है बाय के लिए कि वो जब हम बाय कर रहे हैं तो 10 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए स्टॉक। तो वो जो दो पहले कंडीशन थी कि 52 वीक हाई से 10% की रेंज में होना चाहिए, दूसरा 52 वीक लो से 130% की रेंज में होना चाहिए, 130% वो बढ़ चुका होना चाहिए। तीसरी ये कंडीशन रखनी है कि उसका स्लोप या तो ऊपर होना चाहिए ईएमए का, या तो 10 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए वो स्टॉक। क्योंकि अगर हम ये रूल नहीं रखेंगे तो क्या होगा ना, समझो आपका एंट्री आ गया मगर स्टॉक 52 वीक 10 वीक लो के 10 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपका एग्जिट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका एग्जिट कंडीशन तो पहले से ही फुलफिल है। समझे आप? तो ये गलती कई बार कुछ कोडर लोग जो नए नए होते हैं वो लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो आपका एंट्री रूल है, जो आपका एग्जिट रूल है उसका ऑपोजिट आपके एंट्री रूल में भी होना चाहिए, नहीं तो आपका एग्जिट आएगा ही नहीं और वो नीचे जाते जाएगा और फिर जब वापस से एक बार वो उसके ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा तब आपका एग्जिट आएगा, तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको कि वो स्टॉक जो है अपने 10 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए हमारा जो स्टॉक था वो अदानी ग्रीन एनर्जी जो था, जिसका बाय 79.45 पे आया था। यहाँ पे देखिए तो अब इस कैंडल में वो अपने ईएमए के भी नीचे आ गया और उसका ईएमए का स्लोप भी नीचे हो गया, वो एक ही कैंडल में हो गया। ये कैंडल में हुआ तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हमको मालूम पड़ेगा, इस कैंडल के क्लोज पे तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हम एग्जिट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट कैंडल का ओपन जो है वो 156.6 है, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट आएगा ये लेवल पे। ठीक है, ये क्लोज और ओपन ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप क्लोज में भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नेक्स्ट कैंडल के ओपन में करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा 1% का डिफरेंस आता है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में तो बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं है उसमें। आप या तो ये कैंडल के क्लोज पे अगर आप कर सकते हो तो ये कैंडल के क्लोज पे कर लो, या तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन में कर लो। टोटल रिटर्न में 1% का फ़र्क आएगा लॉन्ग टर्म में आपका। सो अभी हम सारे रूल्स को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ आया होगा। यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये अपना 52 वीक लो से 130% के ऊपर का है, तो ये कैंडल में हम वो 52 वीक से 130% के ऊपर गए तो ये कैंडल के क्लोज पे हमारा एंट्री आएगा। और ये जो रेड लाइन है ये आपका 52 वीक हाई से 10% की रेंज है, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो पहले ही फुलफ़िल हो गई थी, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो गई और इसका स्लोप भी पहले से ही ऊपर था। तो बेसिकली बाकी की दो कंडीशन जो 52 वीक हाई वाली कंडीशन है और जो ईएमए वाली कंडीशन है वो पहले से फुलफ़िल थी, और 130 वाली जब कंडीशन इस कैंडल पे फुलफ़िल हुई तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हमारा बाय आया। हम ये कैंडल के क्लोज पे भी बाय कर सकते हैं, ये कैंडल के ओपन पे भी बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 1% का फ़र्क आता है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल हो ये मतलब आप या तो फ्राइडे की एंड पे कर दो या मंडे मॉर्निंग कर दो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला, 1% का फ़र्क आएगा रिटर्न का ओवरऑल। ठीक है, और सेल में हमारा जो 52 हमारा जो 10 वीक का जो ईएमए है उसका स्लोप यहाँ पे डाउन हुआ, तो ये जब कैंडल क्लोज होगी तभी हमको मालूम पड़ेगा। हमको यहाँ तो मालूम नहीं पड़ सकता, ये ओपन है ये क्लोज है, तो जब ये क्लोज ख़त्म हो जाएगा तभी मालूम पड़ेगा। तो हम या तो क्लोज पे एग्जिट कर दो या तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे एग्जिट कर दो। ठीक है, इतना सही स्ट्रैटेजी है। अभी हम इसके थोड़े तो काफी सिंपल से रूल्स है जो कि हर कोई कर सकता है। हाँ, आप एक्सेल में भी कर सकते हो, आप दूसरे सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर उसमें भी कर सकते हो। ठीक है,
अभी इसका जो पोजीशन साइज क्या होएगा वो भी एक बार देख लेते हैं कि वो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होता है कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए। तो जो 10 फॉलोइंग सिस्टम होता है उसमें जो है एक स्टॉप लॉस होता है और उसका विन परसेंट जनरली जो होता है ना वो 50% के नीचे ही रहता है। आपको ऐसा बहुत कम 10 फॉलोइंग सिस्टम्स मिलेंगे जिसका विन रेट जो है 50% के ऊपर होगा। तो इसका जनरली विन रेट जो होगा वो 30% से लेकर के 45% की रेंज में रहेगा, ठीक है। और मगर इससे पैसा क्यों बनता है, भले विन रेट कम होता है, पैसा इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारा विनर्स होते हैं, जो हम जिस ट्रेड में हम पैसा बनाते हैं उसका साइज़ बड़ा होता है, और जो हम जिन ट्रेड्स में हम पैसा गवाते हैं, जहाँ पे हमारा लॉस होता है, उनका साइज़ छोटा होता है। तो जब हम पैसा बनाते हैं तो बड़ा पैसा बनाते हैं, जब हम पैसा गवाते हैं तो छोटा पैसा गवाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें स्ट्रैटेजी में पैसा बनता है। हम आगे स्टैटिस्टिक्स देखेंगे इसके तो हम समझ में आएगा हमको, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो हमारे लूजर्स हैं, जो हमारे जो ट्रेड जिसमें हमको लॉस होता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे लॉस तो छोटा ही हो रहा है हर ट्रेड पे, जिसमें भी लॉस हो रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारा प्रॉब्लम कब होता है, जब हमारे जो लूजर्स हैं उसका सीक्वेंस ज़्यादा होता है। जब 10 20 30 कंटिन्यूस लूजिंग ट्रेड हो जाएंगे, जब उसको स्ट्रीक ऑफ लूजर्स बोलते हैं, तो जब वो आता है ना तब प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने देखा है कि कई हमारी और भी स्ट्रेटजीज है। तो हमने देखा है कि कभी कभी ये जो लूजिंग स्ट्रीक है वो 40-50 भी चले जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर ट्रेड पे हमारा पोजीशन जो है वो बहुत छोटा लेते हैं। तो समझो कि हम अपना जो, अगर हमारा 100 रुपये का कैपिटल है तो हम सिर्फ 2 रुपये ही लगाएंगे एक ट्रेड में, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ताकि अगर हमारे पास कभी 40 कंटिन्यूस लूजर्स भी आ गए तो भी हमारा 20% का ही नुकसान होगा, हमारा उससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम हर ट्रेड पे साइज़ बहुत छोटा करते हैं। इससे प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, कई लोग बोलेंगे कि अगर हम 2% अगर लगाएंगे तो हमारा पैसा तो बहुत देर से भरेगा। पैसा देर से बढ़ता है, बट इसमें अच्छी बात यह है कि आप कभी भी, आपका रिस्क ऑफ रूइन ज़ीरो रहेगा। तो आपका कभी कैपिटल जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, या आपका कैपिटल कभी भी 80% 70% ऐसा नहीं गिरेगा। क्योंकि आपका हर ट्रेड में छोटा छोटा लॉस होता है, तो आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको विकेट में स्टैंड होना। हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे 20-20 नहीं खेल रहे हैं जहाँ पे हमको 200 रन बनाने हैं 20 ओवर में, ठीक है। हमको तो टेस्ट क्रिकेट खेलना है जहाँ पे हमको अपना विकेट बचाना, हमको आउट नहीं होना। बस ट्रेडिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको आउट नहीं होना है। अगर हम आउट हो गए तो फिर ख़त्म हो गया कहानी, फिर हमको दूसरी बैटिंग नहीं मिलने वाली। तो ये रूल की वजह से आप आउट नहीं होगे। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास लंबी देर तक सर्वाइव कर पाओगे। हाँ, सर्वाइवल का ही गेम है पूरा, ट्रेडिंग पूरा सर्वाइवल का गेम है। आप जिंदा हो गए तो आप पैसा बना ही लोगे। तो हम क्या करते हैं कि 50 पोजीशंस रखते हैं। अगर मैक्सिमम हम 50 ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो हर ट्रेड में 2-2% लेंगे, हर सिग्नल जो आता है उसमें 2-2% लेंगे, तो मैक्सिमम 50 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड भी 40-50 स्टॉक्स रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। क्यों रखते हैं? उनका भी रीज़न यही है कि 50 होंगे तो कोई 2-3 स्टॉक नहीं चलेंगे, 5 स्टॉक नहीं चलेंगे, मगर बाकी के 5 स्टॉक कुछ चल गए तो वो कवर अप कर लेंगे। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, 10 प्लेयर होते हैं तो 10 के 10 प्लेयर नहीं सेंचुरी बनाते हैं। कोई भी मैच 1 या 2 सेंचुरी बनाएगा, या 2 या 3 जने 50-50 रन बनाएंगे तो बड़ा स्कोर बन जाता है। वैसे ही इसमें भी वैसे ही होता है कि आपके 5 स्टॉक्स जो हैं वो बड़ा रन बनाएंगे, वो आपके कोई 200% रिटर्न देगा, कोई 300, कोई 400% रिटर्न देगा, तो वो पैसा बनाएगा। और आपके जब लॉसेस होंगे तो आपके लॉसेस छोटे छोटे होंगे, कोई लॉस 5% का होगा, कोई 10% का होगा, कोई 15% का होगा, तो आपका पैसा बन जाएगा। बेसिक आइडिया वही है इस सिस्टम का। ये थे सोवित मंजानी जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने इनकी सिस्टम बनाने का ऑब्जेक्टिव देखा, इनकी सिस्टम के एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, लिक्विडिटी हाइपोथेसिस और पोजीशन साइजिंग हाइपोथेसिस भी देखी। इसके बाद हमने इनकी सिस्टम का बैक टेस्ट परफॉर्मेंस देखा। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम लाइव मार्केट में जब इन्होंने ये सिस्टम डिप्लॉय की थी तो उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा ये देखेंगे। इसके अलावा हम इनकी सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानेंगे। तो आगे आने वाले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देख सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।
थैंक यू। वापस से बाय आया, वहाँ पे से एग्जिट हुआ, तो यहाँ पे फिर छोटा प्रॉफिट हुआ, करीब 60-70% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। और फिर आप देखोगे डाउन ट्रेंड है तो हमारा एंट्री आया ही नहीं। आप देखोगे मूविंग एवरेज नीचे ही है तो हमारा एंट्री आएगा ही नहीं।